चाहते हैं। अनूप शर्मा जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं हेलो जी बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मैं तीर्थ यात्रियों से अपील करना चाहता हूँ जी, जो भी थोड़ा संयम से काम लें। जिस तरह से प्रशासन हरकत में आया है जी निश्चित ही फंसे हुए श्रद्धालुओं को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा जी। दूसरा, मैं प्रशासन से भी अपील कर रहा हूँ, मैदानी क्षेत्रों से लगातार राहत सामग्री जोली ग्रांट हेलीपैड पर भेजी जा रही है जी। वह सामग्री तुरंत प्रशासन जितनी भी जल्दी हो सकता है प्रशासन आपदा पीड़ितों तक पहुंचाने का इंतजाम करे। बस यही मेरी अपील है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनूप शर्मा जी। अवधेश जी, क्या होता है कि आरंभ में जो आप कह रहे थे ना, देखिए 3 स्थितियां होती हैं आपदा की। आपदा करने की तैयारी ऐसी होती है कि जब आप वहां जाते हैं ना, तो आपके पास पानी, गर्म पानी, थोड़ी सी दवाइयां तात्कालिक रूप से घायलों की सेवा के लिए, कुछ तत्काल या तो लिक्विड डाइट या कुछ डाइट लेके ही उतरना चाहिए कि पता नहीं किसकी क्या स्थिति है। जो वहां एनडीआरएफ की एक केदारनाथ जब वन्य जीव विहार जंगल बता रहा है कि 20 जून को जब ये उतरे तो लोगों ने समझा कुछ खाना पानी लाए होंगे, कुछ था ही नहीं। इनके उठाते समय 25 लोग मर गए हैं वहां। तो वो जो दिक्कतें आ रही हैं कि जो जा रही है वो उनके हाथ में कुछ चीजें होनी चाहिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे देश में जो आपने वहां टोक दिया, केवल इतना ही कह रहा हूं कि विनाश तो इसलिए बढ़ता है कि हमने वो सब चीजें ऐसे बना दिया। अमेरिका ने, जापान ने ये बनाया, लेकिन उस तंत्र के साथ आपदा का तंत्र ऐसा खड़ा किया है कि जब भी होता है तो एक कल्चर के रूप में चीजें पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो वहां ये ट्रेनिंग है कि कोई भी बचाव में जब जाएगा तो ये सब सामग्री लेके जाएगा। हमारे यहां इसकी कमी हो रही थी। तो अब जो जरूरत है कि जितने भी जहां लोग बचाव के लिए जा रहे हैं उनके पास उस समय की चीजें दवाइयों के रूप में, पानी, ये सब होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उसका हाफ हाफ किया जाए, आधा गांवों की ओर हो और आधा इनकी ओर हो, तभी यह संभव हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं। देखिए दूसरा आप समझिए, मैं एक आंकड़े आपको दे रहा हूं कि लोग कितने हो सकते हैं। आज हमने इसको नोट किया है, 60 से ज्यादा गांव का पता अभी नहीं चला है। 90 धर्मशालाएं हैं, सभी भरी थी, ये सभी बह गई हैं केदारनाथ की ओर। 4700 ये इसमें दिया है कि गौरी कुंड से केदारनाथ 14 किलोमीटर के पैदल ट्रैक पर 4700 खच्चर चलते हैं। एक खच्चर पर बता रहा है कि एक यात्री और एक खच्चर वाले 9400 हो गया, 700 डंडी चलती है, 4 लोग हो जाते हैं। उसके बाद बताया है कि केदारनाथ से लेकर के करीब जो होटल है वहां 250 गौरी कुंड में होटल है, उसमें 6000 लोग थे। इसके बाद ये यहां होटल है आपको, वो करीब 8000 वहां के होटल में ठहरे थे, केदारनाथ के होटलों में। वहां पुरोहित थे, वहां के स्थानीय दुकानदार थे। केवल इसकी संख्या हो जाती है 30,120 जो आज हमने जोड़ा है। अब बाहर से बताया जाता है कि 40 बस तो केवल दिल्ली से लोग गए थे जिनका आता पता नहीं चल रहा है। 1 लाख लोगों के कम से कम वहां पहुंचने की खबर थी। तो यह व्यापक स्तर पर लोग पहुंचे हैं। आज मैं यही काम कर रहा था कि कितना लोग हो सकते हैं। तो केदारनाथ और उस रास्ते में करीब 1 लाख लोग क्रॉस किए थे 14, 15, 16 को। तो जाहिर है कि वो इतनी बड़ी संख्या है कि उसको इतनी आसानी से, इसलिए जो भी राहत के लिए जा रहा है उसके पास कुछ सामान हो वहां। जी धर्मानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मानी साहब जी, जो इस वक्त स्थिति है, जो इस वक्त काम चल रहा है, जो इस वक्त राहत का काम चल रहा है, कहां और बेहतर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, जो सेना कर रही है वो तो वास्तव में आप जानते हैं कि उसका जितनी भी तारीफ की जाए कम है। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार सेना जुटी है, और आज सेना के उस क्षेत्र के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने आश्वस्त किया है। सबसे बड़ी बात, ऐसी आपदा में फंसे हुए लोगों के साथ जो एक उत्तेजना होती है, उनको घबराहट होती है, उसके लिए उनको सांत्वना देनी, उनको भरोसा दिलवाना कि उनको बचा लिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि जो भी जिस प्रकार का भी वातावरण वहाँ पर है, पहली प्राथमिकता तो वहाँ पर बचाने की ही है। ये ठीक बात है कि पहले वहाँ पर जो यात्री हैं, यात्रियों को वहाँ से निकालना, क्योंकि वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में वो टेम्परेरी रूप से वहाँ पर गए थे, उनको वहाँ से निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके बाद जो वहाँ पर लोग जिनका सब कुछ तबाह हो गया है उनको पुनर्स्थापित करना, उनके लिए जो कुछ उनका नष्ट हो गया है, किस प्रकार उनको पुनर्जीवित, एक तरीके से उनका जो जीवन है, जीवन शैली जो है, उस पर ढर्रे पर दोबारा लाने के लिए जिस प्रकार की मेहनत, आप जानते हैं कि एक परिवार को खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है। और उसके लिए मुझे ये लगता है कि सरकार
के जितने भी संसाधन हैं वो तो लगेंगे ही, उसके साथ साथ उतने पर्याप्त नहीं होने वाले हैं। उसके लिए ये आवश्यक है कि जो आज तक विभिन्न संगठनों द्वारा वहाँ पर आवाज़ें उठती रही हैं कि जिस प्रकार का वहाँ का प्राकृतिक जो वहाँ की संपदा है उसका दोहन जो कंपनियां करती आ रही हैं, उनको एक एक गांव, एक एक कस्बा जो है गोद लेना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को भरोसा हो सके कि यहाँ के जो लोग आए हैं यहाँ पर कुछ प्राप्त करने के लिए, वो इस मंशा के साथ नहीं आए कि सिर्फ दोहन ही करना है, यहाँ के लोगों की सेवा भी करने का उनका उद्देश्य है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी आपदा है जिसको अगर ये कंपनियां चाहें, जो वहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे डैम बनाने के लिए गई थी, वो दोहनी ना करें, वहाँ पर वहाँ की जो आबादी, जो कुछ नुकसान हुआ है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए पूरा योगदान दें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो आगे आकर सरकार का ही नहीं, अपना खुद का कैंप लगाएं और वहाँ के लोगों की सेवा करें। और उसके साथ साथ जैसे अभी अवधेश भाई भी कह रहे थे कि बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो निचले स्तर पर जो पहुंच चुके हैं लोग, जिनको बचाकर लाया जा चुका है, उनको तो राहत पहुंच रही है। वहां पर राहत पहुंचाने के लिए ऐसे दल हैं जो वहां जाकर अपना कैंप लगा सकते हैं। उनको, जो आपने जैसे पूछा कि ऐसे लोगों को सेना के जो जवान हैं वहां पर जब जाते हैं तो जाने के साथ उनको छोड़कर आया जा सकता है, जिससे कि वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वहाँ की व्यवस्था है, उसको वो दुरुस्त कर सकें। और क्योंकि वो जाएंगे इसी उद्देश्य से, सेवा के उद्देश्य से, तो वहाँ पर जाकर वो सेवा कर सके। 1 दिन 2 दिन जितनी भी वो दिन रहना चाहते हैं, वहाँ पर रहने के बाद उनको वापस लाया जाए, उनकी जगह किसी और को भेजा जाए, क्योंकि ये छोटा कार्य नहीं है। मुझे लगता है कि ये अगर हम सोचें कि 2 4 5 दिन में खत्म होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। जो वहाँ की भयावह स्थिति है, जिस प्रकार के चित्र देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें महीनों लगेंगे और इसके लिए एक चेन की आवश्यकता है कि एक आदमी गया और वो वापस आया, दूसरा ग्रुप गया। तो इस प्रकार का एक चेन जो है समाज सेवियों का चाहिए, जिसको सेना के साथ समन्वय स्थापित कर वहां पर बिठाया जाए और वहां पे कैंप लगाया जाए और वहां से लोगों को वापस लाया जाए। अब जो रोड की स्थिति है, वहां पहुंचने की स्थिति है, कोई भी समाज सेवी संस्था जो सेवा करना भी चाहे, उसको सरकारी मदद के, सेना की मदद के बिना सेवा का अवसर नहीं मिल सकता। जी, बलराज पासी साहब हमारे साथ, मैं हमारे साथ फोन करके मैं आता हूं। अवधेश जी, हमारे पास समय है, अभी हम आपके पास आते हैं, लेकिन बलराज पासी साहब हैं उत्तराखंड से हमारे साथ, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं बलराज पासी जी? मैं इस सारी एक घटना का, मैं 18 तारीख को पहुंच गया था वहाँ गुप्त काशी में जी, और 19 तारीख को जो है मैं 11 बजे जो है केदारनाथ पहुंच गया था जी, और सारी चीजों को मैंने आंखों के साथ देखा। लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आज की जो सबसे दुखद घटना है जी, कि अभी 12-1 बजे जो है पंकज गुप्ता है फिरोजाबाद के, जो उत्तरकाशी में फंसे हुए थे पटवारी के पास। उनकी 45 साल की उम्र थी, उनकी आज डेथ हो गई। वो आपदा से नहीं मरे, वो केवल इसलिए मरे हैं कि सरकार का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देर से शुरू हुआ और सरकार की नालायकी के कारण से मरे हैं। और दूसरी घटना मैं बताना चाह रहा हूँ, सीमा अग्रवाल है इस समय गंगोत्री में फंसी हुई है जी। उनका अभी मेरे पास फोन आया, उनके साथ उनके 2 बच्चे हैं। पुलिस जो है इनको जबरदस्ती जो है हरसिल के रास्ते में पैदल भेजना चाहती है, और जो लोग हरसिल गए वहां से सेना ने उनको वहां से भगा दिया। और पुलिस इनसे कह रही है तुम गंगोत्री को खाली करो, हमें सरकार को ये बताना है कि गंगोत्री में कोई नहीं बचा है, ये आखिर ये आत्महत्या कर लें कि ये लोग कहाँ जाए, कि सरकार ऐसा रवैया क्यों अपना रही है, सरकार को बताना चाहिए। मैं अभी फोन पर, अभी उनका सीमा अग्रवाल का रोते हुए फोन आया है कि हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। ये जो सरकार का ये जो रवैया है, इसके कारण से ही लोग दैवीय आपदा से जो मरे हैं जितने लोग, उसमें आधे लोग जो है उसके बाद जो उनको जो सुविधाएं नहीं मिल सकी, उनको दवाई नहीं मिल सकी, पानी खाना नहीं मिल सका, इस कारण से लोग मरे हैं। जी बिल्कुल जाहिर है, वो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आपकी बात जो आप जब हमारे प्रशासन में, सरकार में बैठे हुए लोगों ने जरूर सुना होगा, और हम भी इस बात को आगे जरूर रखेंगे कि सरकार अपने प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जहां जहां काम कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दें कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके साथ संवेदना के साथ वो पेश आए, उन्हें बाहर निकाले, और उन्हें बाहर निकालने की सिर्फ कोशिश न करें, बल्कि
ईमानदारी से कोशिश करें, उन्हें निकालें। नहीं नहीं, तत्काल उनको जो देखिए गर्म चादर, उनका भोजन, पानी, जब 3 दिन बाद भी वो निकले, लेकिन मनुष्य के नाते उसको न्यूनतम चीजें वहां पहुंचे, वो नहीं पहुंच रही है। अश्विनी चौबे ने क्या कहा कि हम लोग 4 दिन किसी किसी ढंग से अपने ही चल करके यहां तक पहुंचे हैं, न कोई दवा था, न कोई पानी थी पीने की, न खाने का कुछ था, लाश पर पैर रख के हम लोग बाहर आए हैं। तो वही कह रहा हूं ना कि हमारे देश में जो मैं कह रहा था ना, ये तात्कालिक आकलन ही नहीं हुआ। 16 तारीख को, 17 तारीख को भी आकलन नहीं हुआ कि कितने बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। 18 तारीख को जाके भी, 18 तारीख को आपकी केवल 12 हेलीकॉप्टर लगी थी, ये आइडिया नहीं हुआ इतना। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं कि एक समस्या की हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, जिन लोगों के संबंधियों के 100 वहां मरे हुए हैं, 100 पड़े हैं, वो संबंधी का 100 छोड़ के बाहर नहीं आना चाहते हैं, जो हमने खबर सुना है। सेना जो जा रही है उसका कहा है प्राथमिकता कि जीवित को हम बचा के लाए। यह हमारी भावना है कि हमारा बेटा, हमारे पत्नी, हमारे पिता, दादा, चाचा वहां मरे हैं तो हम छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो अब यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम कुछ फोर्स को वहां उतार सकते हैं ताकि उनके शव का दहन हो, या शव को उठा करके ला करके बाहर दहन हो। क्योंकि जिन लोगों का वो है, पहले तो अवधेश जी, पहले तो आवश्यकता सेना के सामने, चाहे आईटीबीपी के हो, चाहे कोई भी जाएंगे, उनकी प्राथमिकता होगी जो लोग जिंदा है ना कोई नहीं आएगा अपने पीड़ित, लेकिन इस वक्त क्योंकि नहीं तो और कैजुअलिटी होगी, और छोड़ के 100 अपने संबंधी का 100 छोड़ करके कोई नहीं आना चाहेगा, ये आप समझ लीजिए पहली। इसलिए वो इसकी आप बिल्कुल जिस संवेदना के साथ आप कह रहे हैं बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आवश्यकता इस वक्त की यही है कि जब सेना के लोग, जब आईटीबीपी के लोग, जब लोगों को निकाल, कम से कम लोग वहां से निकले। कैसे निकले? कोई बेटा का लाश छोड़ के नहीं निकल सकता। आज बहुत सारे लोगों ने इस बात का, बिल्कुल जाहिर है जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि आपसे असहमति है, लेकिन आवश्यकता है, जरूरत है लोगों को कहीं ना कहीं सेना की जो अब वहां पे चूंकि साधन भी बहुत जो भी लगाया जा रहा है उस साधन के हिसाब से, और जो मौसम के मिजाज की जो हालात की जो बात आ रहा है कि लेकिन हमारे देश में सुनिए इतनी फौज है सीमा के एरिया में, पहाड़ी और जंगल के लिए हमारे पास ऐसे जहाज अब आ गए हुए हैं। ये थोड़ी देर हो गई है। अगर यही गृह मंत्री जो कल मांग किए हैं, 2 दिन पहले अगर सेना से मीटिंग हो गई होती आकलन करके, तो बहुत तेजी से काम हो सकता था। देखिए, असल में बड़ी विकराल है समस्या, जो ऐसा कि अभी ये बता रहे हैं, ये नई एक समस्या जानकारी में आई कि ये बात भी सही है कि जिसके परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ मर गया होगा, कोई प्रिय व्यक्ति, तो भरसक को उसको लाश को छोड़ करके वो आना नहीं ही चाहेगा। और ये तो उस व्यक्ति के लिए बड़ा ही कोई नहीं संवेदनशील स्थिति में से कोई नहीं आएगा अगर हमारा कोई हो, लेकिन अब ये भी सही है कि जो बचे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो एजेंसी काम कर रही हैं, फौज है या दूसरे तरह की जो भी आईटीबीपी वगैरह तमाम तरह की संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं, वो तो पहले यही कोशिश करेंगे जो जिंदा बचे हैं कम से कम इनको सही जगह पर ले जाएं। टमटा जी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो लगे हुए हैं रेस्क्यू काम में लगातार लगे हुए हैं। एक चीज मैं कह दूं कि एक जो अभी एक मिस्टर बलराज पासी बोल रहे थे कि जबरदस्ती कुछ लोगों को भगाने की कोशिश हो रही है कि ताकि वो दिखाया जा सके कि जगह खाली हो गई, ये चीज तो कतई रुकनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जिन लोगों को हटाया निकाला जा सकता है आसानी से, उन्हें निकाल करके वहां से लाने की जरूरत है, भगाने की जरूरत है इस हालत में। बिल्कुल, प्रशासनिक अगर ये सही है, कुछ नहीं बचा हुआ है। देखिए वो सब भी ना पागल की तो कई बार भी है। जी प्रदीप जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, चूंकि आप राहत कार्य में, रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही है इस वक्त? देखिए, मैं तो हूँ अपने ये संसदीय क्षेत्र के मुंशियारी में, मैं 2-3 दिन से यहाँ देख रहा हूँ। मैं धारचूला क्षेत्र जी, वहां पर पूरी तरह से एक शेर संसार से कटा हुआ है। रोडें ब्लॉक होंगी, पुल बह गए, पैदल पुल बह गए, तो इस समय है विकट स्थिति। और ये एक किस्म से राष्ट्रीय आपदा है जिसे उत्तराखंड जूझ रहा है जी। एक तरफ जो 4 धाम यात्रा की वहाँ की प्रॉब्लम अलग से है। जिस क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ पर लोग जो शेर संसार से कट चुके हैं और कोशिशें हो रही है। मैं भी 2 दिन से धारचूला में था। धारचूला के इंटर इलाके में लोग फंसे हुए हैं, 2-3 लोग। कोशिश की गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा, जिन लोगों को उठाया जा सकता है उनको बाहर पिथौरागढ़ धारचूला तक लाया गया है। राशन पानी को ड्रॉप करने की भी कोशिश की जा रही है। अभी स्थिति हमारे पास ऐसी नहीं कि क्या किन चीजों की जरूरत आपको वहां महसूस हो रही है? आप चूंकि आप कह रहे कटे हुए हैं, किन चीजों की वहां जरूरत महसूस हो रही है? क्या कमी महसूस हो रही है आपको?
खाद्यान्न की जो असेसमेंट है, खाद्यान्न की सबसे ज्यादा हम लोगों को है और वो हम लगातार उसमें कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो मेरा क्षेत्र है धारचूला मुंशियारी का जी रोड और नेटवर्क से कट चुका है, तो जितना हमको असेसमेंट मिल रहा है हम इसी तरह कोशिश कर रहे हैं और काफी लोगों को वहां से निकाला भी गया। बद्रीनाथ केदारनाथ की दूसरी तरह की सिचुएशन है, क्योंकि वहां मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने क्षेत्र में हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस समय सरकार के समाज को सबको एक कलेक्टिव रूप से सहयोग देनी, ये इतनी बड़ी कैलेमिटी है। किस तरह की सहयोग की अपेक्षा उम्मीद के राज्य के बस की बात नहीं है। किस तरह की सहयोग और अपेक्षा या उम्मीद आपको देश के नागरिकों से, समाज से, अन्य सरकारों से, क्या अपील आप करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि इस समय जिस तरह का भी वो सहयोग उत्तराखंड के लोगों के से दे सके। जरूर है कि जो इस समय हमारे तीर्थ यात्री गण हैं, उनके परिवार, उनके भविष्य को लेकर के सब कुछ चिंताएं होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य भी बनाए रखें। और अब सारी कोशिशें हो रही है कि चीजों को लाए जो इस समय वहां फंसे उनको निकाल दिया, उसके बाद जो मिसिंग है उनकी भी गणना की जाए। मेरे क्षेत्र में अभी कैलाश 500 यात्री हैं, वो ऊपर है एक जगह, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ सुविधाएं पहुंचाई जाए। तो हर जगह कोशिश सरकार की ओर से केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, प्रशासनिक अधिकारी भी करें, आदमी भी लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि यह सब लोगों को अपने नैतिक बल की भी सरकार को और लोगों को जरूरत है इस समय। तो हमारे हाथों को अगर हम क्रिटिसाइज करें कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो माहौल भी बड़ा अधिकारियों का, कर्मचारियों सब पे नेगेटिव जाएगा। और इस समय एक जरूरत है कि सब लोग इस राज्य की मदद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। एक कठिनाई यह भी बहुत बड़ी है एयर स्पेस का। मान लीजिए आप सैकड़ों हेलीकॉप्टर लगा सकते, नहीं लगा सकते, लेकिन लगा नहीं सकते क्योंकि पहाड़ियों के बीच और घाटियों के बीच से इतना एयर स्पेस नहीं है कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर से एक साथ आप चला के विमान लगा सकते हैं। देखिए मीग है, मिराज बहुत मुश्किल टेरेन है वो, जगुआर है, नहीं उससे आप सेना जैसे बहुत सारे उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो सेना के लोगों ने बताई है। उन्होंने बताया स्पीड तेज होती है। देखिए उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। वो तो जो ये बात कह रहे हैं वो केवल वो जो पानी के जहाज़ों पर चलने वाले विमान होते हैं जिनको थोड़ी ही दूर में रोक लिया जाता है, वो भी विमान वहां नहीं उतारे जा सकते। बहुत सारी कठिनाइयां। मैं चाहूंगा हमारे समय कम है, लॉजिस्टिक ले जाने वाले हम जान रहे हैं कि आप क्या आखिर में हमारे कार्यक्रम के जरिए क्या आप कहना चाहते हैं इस वक्त जो आपदा है, विपदा है, जो कठिनाई है? मेरा इतना ही खाली कहना है कि जो लोग, जिन लोगों को जो भी जिम्मेदारी मिली है जी, उसको सिंसियरिटी के साथ, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए, संवेदनशीलता के साथ उसको मुस्तैदी से निभाएं। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग निभा भी रहे होंगे, कहीं कहीं शायद कोई कमी हो रही होगी, लेकिन सभी को चाहिए को करें। और साथ साथ जो भी मानवीय सहायता तत्काल पहुंचाई जा सकती है उसको त्वरित गति से जितना जल्दी हो पहुंचाने की कोशिश हो। और जैसा कि अभी अवधेश जी ने कहा, मैं पहले ही कहना चाहता था, वहाँ दो तरह के लोग हैं, एक स्थानीय है, एक बाहरी है। बाहरी वो हैं जो तीर्थयात्री हैं या पर्यटक हैं, और स्थानीय वो लोग हैं जो गाँव और कस्बों में हैं। तो गांव और कस्बों वालों पर तो ज़्यादा भी ध्यान ही नहीं लोगों का जा रहा है, लेकिन सब आइडेंटिफाई करके उन जगहों को कम से कम हो सकता है कि उन जगहों पर हेलीकॉप्टर वगैरह आसानी से उतारे जा सकते हों। तो हमको लगता है कि कोशिश हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसको जरा और तेजी में लाने की जरूरत है। काउंसिल की तरह एक रेस्क्यू, एक काउंसिल बनना चाहिए जिसमें सरकार, जिसमें विपक्षी दल, जिसमें सेना के लोग, जिसमें एनजीओ के लोग हों, और कम से कम अगले 3 महीने तक वो सतत वहां काम करें। और संचार भी सेना वहां जो इमरजेंसी संचार व्यवस्था जैसे युद्ध में होती है वो जगह जगह वहां किया जाना चाहिए था। वही होना चाहिए। हमको लगता है, मेरे को ये लगता है कि सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। हो गया। दूसरी बात यह है, घोषित हो गई। दूसरी बात यह है कि जो मैंने बात कही कि समाज सेवी संस्थाओं के जो कार्यकर्ता जाना चाहते हैं उनको मिलिट्री के लोग जो भी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं वो वहां ले जाकर छोड़ें और वहां से लोगों को लेकर आएं। और वहां 2 दिन रहकर जो नया आदमी जाएगा, सेवा की भावना से जाएगा, वो वहां पर जो व्यवस्था कर सकेगा, वो वहां पर जो पीड़ित आदमी है वो नहीं कर पाएगा। ये जो एक समन्वय है ये तुरंत किया जाना चाहिए। और समाज सेवी संस्थाएं जो सेवा करना चाहती हैं उनको आगे बढ़कर अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजना चाहिए। जी
और जैन टीवी के माध्यम से हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप जो कुछ जिस भी तरह से किसी भी तरह से आप मदद करने में सहायक हो सकते हैं तो वो जरूर करें। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश जी, अवधेश जी और भूपेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।